कहना चाहूंगा कि मुझे देश की जनता और थार की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना विषय रखने का आपने मौका दिया। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं का उल्लेख किया गया, जो लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन आवश्यक है कि हम इस अभिभाषण की गहराइयों से समीक्षा करें और देखें कि इसमें कितनी वास्तविकता है और कितना खोखलापन है। इस अभिभाषण के अंदर दलितों और महिलाओं की बात की गई, लेकिन आज देश के अंदर जिस प्रकार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं वो वास्तव में चिंता का विषय है। हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र के बलोत्रा शहर के अंदर दिन दहाड़े एक दलित युवक विष्णाराम की हत्या दिन दहाड़े चाकुओं से गोदकर कर दी गई और 2 महीने बीतने के बाद भी नामजद अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। अभिभाषण में देश की वास्तविक समस्याओं, महंगाई, बेरोजगारी, असमानता, कृषि संकट, किसान आंदोलन, भ्रष्टाचार और मणिपुर हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इन पर कोई ठोस चर्चा नहीं की। इससे दिखता है कि सरकार इन मुद्दों को लेकर अपना ध्यान भटकाना चाहती है। मैं किसानों की बात करूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 75% से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि के ऊपर निर्भर है। हाल ही में देश के अन्नदाता की हालत बहुत खराब है। सत्ता पक्ष की ओर से बार बार किसानों की आय दुगनी करने के कई वादे किए गए और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा बार बार दोहराया गया, लेकिन 22 निकलने के बाद भी आज किसानों की आय दुगनी के बजाय किसानों की आय आधी रह गई है। किसान बहुत ही संकट में है। सिंचाई का पानी किसानों को समय पर नहीं मिलता, बिजली समय पर नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां बाड़मेर के अंदर 2014, 2018, 19, 23 4 बार ये वादा करके आए थे कि मेरे किसान भाइयों और बहनों, गुजरात के कच्छ के अंदर आम और अंगूर हो सकते हैं, तो बाड़मेर के थार क्षेत्र के अंदर आम और अंगूर की खेती क्यों नहीं हो सकती? हो सकती थी, लेकिन आपकी नीति सही नहीं थी। आपने किसानों को सपना दिखाया कि माही बांध की कैपेसिटी बढ़ाकर आपके क्षेत्र के अंदर नहर लाएंगे, पीने के पानी की व्यवस्था पूरी करेंगे, लेकिन वो खाली सपने ही रह गए। आज भी किसान पानी के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, पूरी संकट के अंदर है किसान। अब मैं बात करूं, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में JJM के बारे में जिक्र किया, जल जीवन मिशन योजना के बारे में। जल जीवन मिशन योजना की स्थिति बहुत ही खराब है। सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी धरातल के ऊपर उसका काम नहीं दिख रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर प्रोग्रेस है। कई जगह लाइनें डाल दी गई, लेकिन उसमें पानी का आता पता नहीं। कंस्ट्रक्शन इतना घटिया निर्माण है, सही योजना का सही प्लानिंग नहीं होने की वजह से किसानों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ पशुओं के पानी के लिए कोई गणना नहीं की गई है। मान्यवर, यही हाल किसानों को बिजली का है। आज देश के 75 साल बाद में, आजादी के 75 साल बाद लाखों घर देश के अंदर आज भी अंधेरे के अंदर अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 70,000 से अधिक लोग आज भी अंधेरे के अंदर जी रहे हैं। मेरा सरकार से मांग है कि अंधेरे के अंदर जीवन यापन करने वाले लोगों को बिजली के कनेक्शन मुहैया करवाए और RDSS स्कीम के अंतर्गत बिजली तंत्र को मजबूत किया जाए, ताकि आने वाले समय में बिजली संकट से मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मेरे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे नेटवर्क के बारे में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर रेलवे नेटवर्क का बहुत ही कम विस्तार हुआ है। लंबे समय से मांग थी कि जैसलमेर, बाड़मेर, भाबर रेलवे परियोजना को लागू करना, और उसकी कई बार मांग होने के बाद सर्वे भी हुए,
लेकिन उसको दुर्भाग्य की बात है कि अनार्थिक बताकर उसको रोक दिया गया। तो मेरा सरकार के माध्यम से मांग है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में विचार किया जाए और साथ ही साथ बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट बनाकर राजस्थान के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के अंदर सहायता दी जाए। इसी के साथ साथ क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके बारे में मैं आपका 1 मिनट के अंदर आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उड़ान योजना के अंतर्गत बाड़मेर के हवाई अड्डे को जोड़ा गया, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी अभी वहां पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। साथ ही साथ वहां प्रधानमंत्री आवास की स्थिति बहुत ही खराब है, दयनीय है, और इतनी राशि कम होने के बाद तो किसान पात्र योग्य अपने आवास का निर्माण नहीं करा पा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से मांग है कि प्रधानमंत्री आवास की में कम से कम अब 5 लाख रुपए किस्त की जाए और साथ ही साथ सांसद निधि को भी बढ़ाया जाए, जो माननीय सदस्य हेमांग जोशी जी 50 करोड़ किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेमांग जोशी वो ऐसा आएगा। While speaking shall not, a member while speaking shall not use the president's name for the purpose of influencing the debate. He has repeatedly used the name of... Okay. If there is any wrong, we will check it. It is a specific rule. If there is any wrong, we will check it. This is totally against the convention. हेमांग जोशी जी। माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको एवं मेरे दल भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद प्रदान करता हूं कि हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी के बजट सत्र से पूर्व किए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। माननीय महोदय, हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में आज की विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह एक सुखद संयोग है कि इस साल का बजट सत्र उस समय पर हो रहा है जब पूरा विश्व प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर को बहुत ही श्रद्धा एवं पवित्रता से मना रहा है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी ने ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें रखी जिसकी वजह से आज न सिर्फ हमारा देश पर पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा है। माननीय महोदय, जब विकसित भारत 2047 के सपने की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्रीय युवा दिवस के युवा महोत्सव के दौरान जो बात की थी वह मैं दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह एक पहली ऐसी घटना थी कि एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंदर एक हमारे प्रधानमंत्री पूरा दिन भारत मंडपम में युवाओं के साथ थे। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने युवाओं को सुना, विकसित भारत को लेकर उनके सपने को सुना, और जब अंत में उन्होंने जो बात की वह मैं यहां पे दोहराना चाहूंगा कि आज तक विकसित भारत वह मेरा सपना था, पर अब से विकसित भारत वह हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है। और इस तरह से सभी युवाओं को भी विकसित भारत के सफर में जोड़ दिया गया था। कई बार पिछले दिनों हमारे प्रधान सेवक मोदी जी ने कहा कि मेरा लक्ष्य 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है जिनके परिवार की कोई राजकीय पृष्ठभूमि ना हो। मुझे गर्व महसूस होता है माननीय महोदय कि हमारे मोदी जी ने मेरे जैसे ऐसे युवा जिनके परिवार में कोई सक्रिय राजनीति में ना हो वैसे युवा को मौका दिया, और यह सिर्फ और सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से युवाओं को एक सूत्रता में जोड़ने के लिए माय भारत मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया, और आगे जाकर उनको रोजगार भी प्राप्त हो उसके लिए इस पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से भी जोड़ दिया गया। इससे युवाओं की गुड गवर्नेंस में भी भागीदारी बढ़ गई। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज विकसित भारत के सपने को एक नई ऊंचाई प्रदान करती है। शिक्षा में भारतीयता का भव्य भूतकाल एवं सुनहरा भविष्य दोनों के लिए एक संतुलित प्रयास
NEP 2020 को बहुत ही तेज गति से स्थापित किया जा रहा है। देश में आज सभी ग्रामीण विस्तार की शालाओं में भी स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं हम देख पा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा संस्थान जैसे कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की नई शाखाएं खोलने के लिए भी बहुत अच्छे कार्य शुरू किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, जब एक घर में कोई नारी सशक्त होती है तो पूरा घर सशक्त होता है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन अंतर्गत माननीय मोदी जी के सफल प्रयत्नों से हमारी सरकार के द्वारा करीब 91 लाख से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन को संवारा है। इनके द्वारा अभी तक उनके बैंक खातों में 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि ट्रांजैक्शंस के द्वारा प्राप्त की गई है। ऐसे प्रयास मोदी जी की सरकार के विमेन लेड डेवलपमेंट के विचार का एक जीता जागता उदाहरण है। इस प्रयास से नारी शक्ति में उद्यमिता के भाव को भी प्रोत्साहित किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधान सेवक जी जब देश को कुछ वादा करते हैं वह करके दिखाते हैं। जब उन्होंने जनधन योजना देश के सामने रखी, लोगों ने बहुत ही हंसी उड़ाई। कुछ लोगों को वो अर्थहीन लग रहा था। आज इसी जनधन योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को सरकार के सभी लाभ कोई भी कमीशन के बगैर सीधे उनकी बैंक में पहुंचते हैं। कुछ लोग मेक इन इंडिया के विचार पर भी प्रश्न उठा रहे थे। मुझे आज बता के आपको खुशी हो रही है कि मेक इन इंडिया का शेर आज पूरे विश्व में दहाड़ रहा है और उसके साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल उसने भी देश को बढ़ावा दिया है। माननीय महोदय, मैं अंत में एक युवा होने के नाते ये बात बोल के कंक्लूड करना चाहता हूं। 6 महीने से मैं संसद भवन में जब भी आता हूं बहुत कुछ सीखता हूं। युवा सांसद के रूप में हमें बहुत सीखने को मिलता है। हमारे वरिष्ठ सांसदों, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, उनको भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उनसे भी कई कुछ सीखते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे प्रतिपक्ष के नेता जिस प्रकार का कंडक्ट ये सभा में रखते हैं, जिस प्रकार का परिवेश वो धारण करते हैं और जिस प्रकार की कृत्य करते हैं, मैं आपको विनती करता हूं कि एक युवा सांसद के नाते अध्यक्ष जी उनके कंडक्ट को थोड़ा सुधार करने में प्रयत्न करें। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अब तक से लेकर यहां तक हर एक बड़ा प्रधान का स्तर ऊंचा लाने में मदद की है। परंतु पता नहीं कांग्रेस को क्या हुआ है, साल भर साल, टर्म भर टर्म नेता विपक्ष का स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत चिंता की बात है। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यही बात करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उनको मैं समर्थन देता हूं और वो पुअर लेडी नहीं है। अगर भारत की बात होती है तो वो बात बोरिंग नहीं होती। भारत की बात होती है तो कोई भी पार्टी के हो, हमें गर्व से ये थपथपाना चाहिए क्योंकि वो भारत की बात होती है। तो हमारे राष्ट्रपति है वो पूरे विश्व के सबसे सशक्त महिला राष्ट्रपति है। यह बात करके मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी प्रशांत परोले जी। प्रशांत जी। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये भाषण उन आवाजों को प्रतिनिधित्व करता है जो देश के कोने कोने में जबरदस्त अभाव, असुरक्षा और निराशा के साथ जी रही है। आज का यह सेशन हमारे देशवासियों की बढ़ती पीड़ा और संघर्ष की कहानी कहता है, जिसे हम छुपा भी नहीं सकते और नहीं हम उसको दबा सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, यह नारा जो एक समय देश के उम्मीदों का प्रतीक था, अब विफलता की कहानी कहता है। हकीकत में यह नारा सबका साथ और सिर्फ अपनों का विकास बनकर रह गया है। जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। सरकार कह रही है कि भारत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन बेरोजगारी के दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। महंगाई ने आम नागरिकों की जेब खाली कर दी है। रुपए की गिरावट और एमएसएमई सेक्टर की बदहाली की ओर इशारा कर रही है। अगर विकास सिर्फ जीडीपी तक सीमित रह गया है और जनता की परचेसिंग पावर लगातार गिरती है, तो ऐसा विकास किसके लिए हो रहा है?
सरकार उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना का बखान करती है, लेकिन इसका जमीनी सच क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का वादा किया, लेकिन बिना जनगणना के किस आधार से ये लाभार्थी चुने गए हैं? ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख और शहर में 2.5 लाख पर्याप्त है क्या? देश की कानून व्यवस्था की हालत इतनी दयनीय है कि महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की बात, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और दवाई नहीं है तो मरीज इलाज कहां करवाएगा? चुनाव को आगे देखकर आप ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। चुनाव बीतते ही उन सभी को टाल दिया जाता है। जिस दिन वोटिंग होता है आप वोटरों को लुभाने और उनकी छवि चमकाने के लिए देवदर्शन के लिए निकल जाते हैं। अब दिल्ली चुनाव में 500 रुपए सिलेंडर का वादा कर रहे हैं। मोदी सरकार अगर इतनी संवेदनशील है तो क्या आप पूरे देश में ये लागू किया? मेरा आह्वान है कि आज आप ये घोषणा कर दीजिए और 500 रुपए में सिलेंडर आम जनता के लिए मुहैया कराइए। एक और अत्यंत चिंताजनक मुद्दा है कुंभ महोत्सव। हमारे पूर्वजों ने इस पावन पर्व का आयोजन भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता के लिए किया था, परंतु आपने इसे एक इवेंट बना दिया है, पर्यटन को जोड़कर व्यवसायिक लाभ का साधन बना दिया है। सरकार कहती है कि उसने 10 लाख नौकरियां दी है, लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन क्रियान्वयन कब होगा? देश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है? अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय में देरी हो रही है, वर्किंग प्लेस पर लैंगिक समानता और सुरक्षा वातावरण की गारंटी नहीं मिल पा रही है। आपने मेडिकल सीट बढ़ाने की बात की है, अच्छी घोषणा है, लेकिन हकीकत क्या है? मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा कब तैयार होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत बताता हूं। मेरे क्षेत्र में महिला अस्पताल के लिए पिछले 15 वर्षों से बिल्डिंग बन रही है। पिछले साल उस बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। क्या इसी तरह मेडिकल की शिक्षा होंगी? और जिस उद्देश्य के लिए यह महिला अस्पताल बनाया गया है, वहां महिला का उपचार कब मिलेगा? सरकार कैंसर की दवाई सस्ती करने की बात कर रही है, सराहनीय है, लेकिन कैंसर रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? कैंसर के मूल कारण पर प्रभाव क्यों नहीं किया जाता? तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाते? हम टीबी मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन टीबी का वार्ड का वेस्ट वाटर, वॉशरूम का पानी यह नालियों से होकर नदियों में जाएगा तो देश टीबी मुक्त होगा क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जटिल है, किसानों को क्लेम नहीं मिलते हैं। डीएपी, यूरिया एमआरपी से महंगे दामों पे बेचे जा रहे हैं। किसानों को जरूरत से ज्यादा लिंकिंग में अन्य उत्पाद जबरदस्ती से बेचे जा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सिर्फ अभियान रह गया है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहता है, लेकिन सरकार खामोश है। गोवा के इंटरनेट कनेक्टिविटी अब तक क्यों नहीं सुधार पाई? बीएसएनएल को बढ़ावा देने के बजाय निजी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है। भंडारा के आयुध निर्माण में हुए विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत हुई, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। आयुध निर्माण में अप्रेंटिस और टेन्योर बेसिस कर्मचारियों को खतरनाक पुरानी मशीनों पर काम क्यों कराया जाता है? युवा की मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। अप्रेंटिस कर रहे युवकों को जोखिम भरी जगह पे नहीं भेजना जाना चाहिए, और तो और मुआवजा दिया गया है, फैक्ट्री के फंड से दिया जाना चाहिए। आप समाप्त यानी कीजिए। वो समाप्त कीजिए। मुनाफा इस कर्मचारी की मेहनत जो किया है उसी से दिया गया है। आयु ब्यूरो का 4 साल के बाद नौकरी के बाद क्या भविष्य है? मेरे संसदीय क्षेत्र में नाग नदी से नागपुर शहर का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी वहींगंगा में बह रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को कैंसर और जेनेटिक बीमारियों का खतरा है। क्या मोदी सरकार इसे रोकने का प्रयास करेगी या नहीं? प्रशांत जी धन्यवाद। मैं एक माननीय सदस्य श्री अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं लोकतंत्र के केवल उपलब्धि का बखान नहीं बल्कि आत्ममंथन भी करना जरूरी होता है। जनता सिर्फ वादों से नहीं, ठोस परिणामों से संतुष्ट होती है। देश को आगे ले जाने के लिए भाषण नहीं बल्कि जमीनी काम चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि घोषणाओं से नहीं बल्कि ठोस बदलाव से देश को आगे ले जाए। और मैं इस अभिभाषण पर विरोध दर्शाते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय सनातन। माननीय सदस्य श्री रघुनंदन राव जी, ऑनरेबल मेंबर रघुनंदन राव जी। Honorable Speaker, sir,
I rise today to express my heartiest gratitude and appreciation for the President's address to both the Houses of Parliament, making the beginning of 2025 budget session. Honorable Speaker, sir, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak on this august occasion. I consider myself fortunate that my party and the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji have given me the opportunity to express my views. Honorable Speaker, sir, the President's address has outlined the government's vision for a stronger and more prosperous India, and I am proud to say that our government has made significant achievements in this vision for the successful implementation of the various schemes by keeping Antyodaya as its view. Our party has grown up and it is taking up the issue of the Antyodaya to uplift the poor in the society. As a result of it, many people, many members, those who have spoken with regard to some members. Sir, I would like to bring few words that which helped in the society and which brought the concept of Antyodaya. For example, 5 crores of tribal upliftment, the government is spending 80,000 crores. Now, why the honorable MPs of the opposition, they can't feel that the 5 crore tribal upliftment is nothing but the Antyodaya in the society. And the PM Kisan Samman Nidhi, since past some months, this government under the leadership of Honorable Narendra Modi ji, we have spent 41,000 crores under PM Kisan Samman Nidhi. And Mudra loan has been increased from 10 crores to 10 lakhs to 20 lakhs. As a result of it, Antyodaya, the poor people of the society, will be benefited. More 1 crore of youth will be given internship and opportunities in top 500 companies of this country. Apart from this, the dream of the Honorable Atalji, that is हर गांव को एक BT road रहना, उसके वजह से 70,000 of crores this government is spending to build blacktop roads for 25,000 habitations. Honorable Speaker, sir, कई तेलुगु दिनपत्रिकाओं में एक बातचीत कल 2 दिन से ये घूम रहा है. तेलंगाना को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला, देश के बजट में तेलंगाना को कुछ भी नहीं मिला. मैं आपके माध्यम से तेलंगाना मेरे साथियों को और तेलंगाना जन लोगों को ये बात रखना चाह रहा हूं सर. तेलंगाना में एक ORR के बाद अभी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसों के साथ 20,000 करोड़ रुपए स्पेंड करते हैं, एक RRR बना रहा सर. इसके वजह से मोस्ट ऑफ द हैदराबाद, most of the Telangana will be benefited, but 20,000 crores is only being spent on RRR, which is a project that is the Honorable Prime Minister's project by which the destiny of the Hyderabad is going to be changed. Apart from that, Honorable Speaker, sir, under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we constructed a railway station at Secunderabad worth of 1,000 crores, which is almost equivalent to the aerodromes of so many other stations of this country. Apart from this, on the east side of the Hyderabad, with worth of 500 crores, a Cherlapalli railway station is recently developed, and our Honorable Railway Minister Sri Ashwini Vaishnav ji recently inaugurated it, and it is, I can say that it shows the interest of the government of the Narendra Modi ji in developing the Hyderabad and Telangana. Honorable Speaker, sir, kai leader of the opposition also spoke about the Jati Janaganana. Honorable Speaker, sir, with the आपके माध्यम से मैं आज कांग्रेस का हैंडल में अभी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था राहुल गांधी जी ने. मैं सभा के नजर के सामने ये रखना चाह रहा हूं. ये कांग्रेस का हैंडल में राहुल जी ने ट्वीट किया, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस देश में पहली स्टेट है जिस स्टेट ने कुलगणना किया और राज्य में कौन सा कम्युनिटी कितना है बोल के इन लोगों का एक ट्वीट अभी कांग्रेस के हैंडल में 10 मिनट के पहले राहुल जी ने किया. मैं आपके माध्यम से राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को यह पूछना चाह रहा हूं, अगर तेलंगाना के जनता में 55% BC OBC से बोल के आपने ट्वीट किया, आपका सीएम साहब ने अभी असेंबली में बोल रहा तेलंगाना जनाबा में 55% OBC से. मैं आपके माध्यम से 46% OBC से 10% माइनॉरिटीज का OBC को भी लेके जाके BC में जुड़ाना चाह रहा. ये भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं होने देगा. मुसलमानों को OBC का कोटा में 10% देने के लिए हम विरोध करेंगे. और जो तेलंगाना असेंबली में 2 मिनट स्पीकर जी, कांग्रेस पार्टी से मैं जाति गणना के बारे में एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं. तेलंगाना में आज जनगणना खत्म हो गई ना, क्या आप
55% ओबीसी है ना, एक ओबीसी को आप सीएम की कुर्सी में बिठा सकते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी ने आज बोलना है। माननीय स्पीकर सर, तेलंगाना कैबिनेट में 18 लोगों में 12 लोग हैं सीएम के साथ, 12 लोग मिनिस्टर है, तो उसमें 7 लोग ओसी से, सिर्फ और सिर्फ 2 बीसी से। 18 में 2 बीसी है और 7 ओसी है, 2 एससी है, 1 एसटी है। आज मैं कांग्रेस पार्टी को बोलना चाहता हूं, आप बोलते हैं ये राहुल जी का ड्रीम है, आप ड्रीम ही करते हैं, मगर सच्चाई इंप्लीमेंट करना बोले तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी का कैबिनेट में 27 मेंबर्स आर बीइंग गिवन एज द ओबीसी आर 27, दलित 10 लोग हैं, एसटी 5 लोग हैं, महिला 7 लोग हैं, माइनॉरिटी भी 5 लोग हैं। आप इतने बार माइनॉरिटियों को नुकसान हो रहा बोलते, तेलंगाना कैबिनेट में राहुल जी एक बोले तो एक माइनॉरिटी भी नहीं है। एक ऐसा ड्रीम है बोलिए, एक कांग्रेस माइनॉरिटीज को वंचित कर रहा नहीं कर रहा बोल रहा है। वेन इन ए स्टेट वेयर मोर देन 50% of OBCs are there, how can you give only 2 ministries? Can Rahul or our chief minister can say there are 60 vacancies are there? Can you give all those 66 vacancies to the OBCs? Please conclude. Is this the Congress? Is this the Congress नीति है? जो भी बोलते हैं तेलुगु में कहावत है सर, जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वो कर गए बताते, मगर बाकी का लोग शुरू करते और बीच में छोड़ देते। एक तेलुगु कवि लक्ष्मण कवि ने एक बात बोला था, वो बात बोल के मैं मेरा भाषण को विराम लेता हूं सर। आरंभिंचरु नीच मानवुलु विघ्नायास संतुष्टुलై, बोले तो नीच लोग कभी कुछ काम नहीं करते, नहीं शुरू नहीं करते, खाली बोलते ही रहते। आरंभिंचरु नीच मानवुलु विघ्नायास संतुष्टुలై, यारंभिంచి పరిత్యజించురు विघ्नायुत्युलై मध्यमुलु, అంటే बीच में थोड़ा थोड़ा काम शुरू के बीच में छोड़ देते कई लोग, मगर नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदमी है धीरुलु विघ्नायास मनुषुलंचु धृत्योन्नात्सहुलై प्रारंभितुरु లింగగిరి సుమి ప్రజ్ఞానిధులు। The meaning of it is a person who can dream high, he can only start and he can only complete. That is our leader Narendra Modi ji. Thank you sir, thank you for giving me an opportunity. You please start. 5 minutes करो सर, 5 minutes, 7 minutes. Thank you, sir, giving me this opportunity to speak on the speech made by Honorable President of India. सर, इस अवसर पर यह बात कही गई कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, लेकिन इसमें इतनी खामियां हैं कि हमें आज भी आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हम अन्य देशों से भी और चीन से भी आयात करते हैं। हमारे यहां टेलीविजन सेट भी तैयार नहीं होता, उसकी भी टेक्नोलॉजी हमें बाहर से लाना पड़ता है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हर टेक्नोलॉजी अपने यहां डेवलप होनी चाहिए, उसके लिए प्रावधान होने चाहिए। विकसित भारत के लिए जो सपना देखा गया उसमें कोई भी ऐसा ठोस कदम इस सरकार ने उठाया ऐसा दिखाई नहीं देता। हाउसिंग स्कीम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको पक्की छत मिलनी थी, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हो पाया। अभी भी काफी संख्या में लोग बेघर है और इस देश की जनगणना हुई तो और भी ज्यादा लोग उसमें बेघर मिलेंगे। यह हाउसिंग स्कीम में ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 1,40,000 रुपया प्रति घर के हिसाब से दिया जाता है और अर्बन एरिया में 2,50,000 दिया जाता है, जो काफी कम है। अभी हर चीज के दाम बढ़ गए, रेती के दाम बढ़ गए, लोहे के दाम बढ़ गए, ईंटे के दाम बढ़ गए। तो ये जो घर की कीमत दी जाती है 1,40,000 ग्रामीण क्षेत्र के लिए,
उसमें सरकार ने कोई बढ़ोतरी नहीं की। महंगाई के साथ उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और वो कम से कम 3 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में मिलनी चाहिए। इसी तरह जल जीवन मिशन का हाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था घर घर नल और नल में जल। कुछ गांवों में घर घर नल पहुंच गया, लेकिन अभी जल का पता नहीं है। पानी की टाकियां बनी, लेकिन टाकी में पानी नहीं। पानी का सोर्स उपलब्ध कराया गया, लेकिन सोर्स में पानी नहीं। और जहां नदियों से पानी लाया जाता है, वहां फिल्टरेशन प्लांट नहीं। जैसा नदी में पानी बहता है, उसी तरह का पानी लोगों को पिलाया जाता है। इस तरह बीमारियों का खजाना गांव में इस जल जीवन मिशन के तहत होता है। काफी गांव में पाइप डालने के लिए रोड खोदे गए, गांव के रास्ते खोदे गए, लेकिन ठेकेदारों ने वो रोड रिपेयर नहीं किया, ऐसे ही चले गए। इस जल जीवन मिशन में अगर हम केंद्र सरकार को सवाल पूछते हैं या कोई लेटर देते हैं, कोई विनती करते हैं, वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, आप स्टेट गवर्नमेंट तरफ जाइए। लेकिन जब ये केंद्र की योजना है, तो केंद्र सरकार ने वो योजना किस तरह से कार्यान्वित होती है, उसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं सर, मैं यहां पर आई बिलोंग्स टू ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी गडचिरोली चिमूर लोकसभा। इट इज एट द एंड ऑफ द महाराष्ट्र. It is the Naxalite infested area, and it is very poor. 40% tribals are living there. So उसमें सर जो पेशा कानून हमारे शेड्यूल एरिया में लागू किया गया, वो अभी तक पेशा कानून विनोद कुमार बिन जी धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आप सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आग विचारे कौन, हम सुधरे तो जग सुधरे, ये सीधी बात स्वीकारे कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद और समर्थन देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण न केवल भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों का दर्पण है, बल्कि यह देश के उज्जवल भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट करने वाला है। अध्यक्ष महोदय, यह भारत का सौभाग्य है कि आज हमारे देश का नेतृत्व एक ऐसे दूरदर्शी और विश्व प्रसिद्ध राजनेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिनके हृदय में 140 करोड़ जनता के लिए प्रेम का सागर उमड़ता है। उन्हें इस देश की मिट्टी से बेइंतहा प्यार लगाव है और उनकी आंखों में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना निरंतर पड़ता है। जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है, अपने अपने कर्तव्यों का एहसास रहे तो अच्छा है, दुनिया में घुलना मिलना ठीक, मगर अपनों से अपनों की पहचान रहे तो अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेत्री जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया, वह घोर निंदनीय है। अहंकार में इंसान नहीं दिखता और छत पर चढ़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता। छत को बहुत गरूर था, छत होने का एक मंजिल और बनी और छत फर्श बन गई। आज यही हाल कांग्रेस पार्टी का हो गया है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी चिंता समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए है। आज हमारी राष्ट्रपति महोदय आदिवासी समाज से हैं। मैं भी अति पिछड़े गरीब परिवार विंध्य जाति से आता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूं कि आजादी के 77 साल हो गए, क्या कांग्रेस पार्टी किसी विंध्य पार्टी लिखने वाले को राज्यसभा लोकसभा भेजा क्या? किसी आदिवासी को देश के सर्वोच्च पदों पर बैठाने का काम किया क्या? तो जवाब मिलेगा नहीं। अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनकी दूरदर्शी सोच को सलाम करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदया का जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है।
उन्होंने अपना अभिभाषण हमारी मातृभाषा में दिया, हम भारतीयवासियों का सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे देश के विद्यार्थी विदेशों में मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहां पर पहले उनकी भाषा को सीखना पड़ता है, तब जाकर मेडिकल की पढ़ाई होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता और इस देश पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हम लोगों के समय जो था 2 भाषाओं में केवल मेडिकल के प्रवेश परीक्षाओं का एग्जाम होता था, लेकिन हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने देश के लगभग सभी प्रदेशों की भाषाओं में मेडिकल साइंस का एग्जाम कराने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ प्रधानमंत्री जी के उपलब्धियों के बारे में भी बताना चाहूंगा जो विपक्ष को दिखाई नहीं देता है, उसको मैं आईना दिखाना चाहता हूं। कहा गया कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे जिसकी सोच होती है वैसे ही दिखाई देता है। चाहे प्रधानमंत्री जी जितना अच्छा काम कर ले, विपक्ष को दिखाई नहीं देता है। अध्यक्ष महोदय, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं बहुत कुछ नहीं बात करते हुए मैं आता हूं सीधे मेडिकल लाइन पर। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी न शिक्षा के बारे में बात करती है न चिकित्सा के बारे में बात करती है। अध्यक्ष महोदय, 2014 के पहले यही देश हुआ करता था, जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो पूरे देश में 51,118 सीटें थी, लेकिन इस समय 1,09,040 सीटें हो गई है। 2023 का आंकड़ा अध्यक्ष महोदय, और पीजी के लिए, एमडीएमएस के लिए जो है 31,118 सीटें हुआ करती थी। आज हमारे देश में 70,786 सीटें हो गई है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, जिस तरह इस प्रदेश में केवल 386 मेडिकल कॉलेज थे, आज हमारे प्रदेश में जो है 706 मेडिकल कॉलेज हो गए। मैं दूर नहीं है, डबल इंजन की सरकार जो है हमारे प्रदेश में, वहां की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हम लोग जिस समय मेडिकल कॉलेज में गए थे उस वक्त पूरे प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे, 650 सीटें थी। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देखरेख में प्रदेश में जो है 65 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं और जो है 68,000 सीटें हो गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी डॉक्टर प्रशांत कह रहे थे कि आयुष्मान भारत की हालत खराब है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब आयुष्मान भारत लागू किया, 5 लाख समाप्त कीजिए प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में जो है जो सीटों का इतनी ज्यादा तेजी से वृद्धि हुई, लेकिन समाज का एक ऐसा तबका है जो है थैंक यू माननीय सदस्य श्रीमती अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बिंद निशान ठाकुर जी प्लीज कंक्लूड प्लीज। थैंक यू। पिछड़ी जाति में आती है। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अत्यंत ही निराशाजनक है, जिसका मैं विरोध कर। जिस प्रकार भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार की कमजोर नीतियों और योजनाओं पर विचार प्रस्तुत किया गया है, उपसर मैं अपने कुछ वक्तव्यों में प्रस्तुत करना चाहती हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा 1500 से अधिक कानूनों को निरस्तर और 40,000 से अधिक विनियमों को सरल एवं कम तथा 3,3500 प्रावधानों को गैर अपराधी बनाने की बात तो किया गया है, परंतु इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में किस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है। खास तौर से भाजपा शासित प्रदेशों में प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से नियम एवं कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कितनी सारी गैर कानूनी गतिविधियों में भाजपा का पदाधिकारी सम्मिलित है, जिससे ऊपर कार्यवाही करने से बजाय प्रशासन उसको बचाने में जुट जाती है। अगर गुजरात की बात किया जाए तो अभी ही
संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले में साइबर द्वारा छापेमारे दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें इस कॉल सेंटर का मकान मालिक भाजपा का पदाधिकारी है। पुलिस प्रशासन ऊपर कार्यवाही करने के बजाय उसको बचाने में जुटी हुई है तथा सरकार पारदर्शिता की बात तो कर रही है, परंतु छापेमारे में दौरान कॉल सेंटर में पत्रकारों को भी घुसने नहीं देती और उसको रोका दिया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा 2 साल में 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, परंतु प्रधानमंत्री द्वारा 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की जो बात कही थी उसमें भी कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही एक सारे जो हमारे युवाओं को जो नौकरी मिलती थी वो भी गुजरात और पूरे देश में खाली जगहों में खाली पद रखा गया है और रेगुलर भर्ती भी नहीं हो रही है। रेगुलर भर्ती नहीं, जो चुनावी में वादा किया था वहां हमें किसानों का कर्जा माफ किया। बीजेपी ने बार बार खेडूतों के पास वोट लिया लेकिन उसका कर्जा भी कभी माफ नहीं किया। तो मैं एक ही बात करती हूँ कि जो हम सब देश के लिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव आते हैं तो हर स्टेट में वोट लेने के लिए वादा करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उसकी कोई बात सुनते नहीं है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद। दामोदर अग्रवाल जी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रखने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। वर्ष 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, देश हर कदम पर प्रगति की ओर बढ़ा है। इस सरकार द्वारा देश हित में किए गए निर्णय के कारण जन जन को इसका लाभ पहुंचा है। मोदी जी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली और उसी दिन से पिछले 10 वर्षों में इस सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के कारण लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। आज हमारी केंद्र सरकार के साथ साथ सभी देशवासियों की विकास यात्रा इस अमृत काल के अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। इन निर्णयों से देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिला और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर देने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान अनूठा प्रावधान है। इसी प्रकार से स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ 25 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड जारी करना प्रशंसनीय है। किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों 41,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला करना बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन मुझे दुख है कि आज भी देश के तेलंगाना, उड़ीसा, दिल्ली, केरल, पंजाब राज्यों में इस योजना के लाभ से वहां के निवासियों को वंचित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात उल्लेखित करना चाहूंगा कि जिन ब्रिटिशर्स ने 200 साल
भारत पर राज किया उस इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनना, चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, डीबीटी लागू करके भ्रष्टाचार पर अंकुश रखना, मोदी जी जैसे दूरदर्शी, कठोर परिश्रमी और निर्णायक निर्णय करने की अद्भुत क्षमता करने वाले का ही चमत्कार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन बिल जैसे विषयों पर सरकार ने तेज गति से काम किया है। 370 और 35 আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ। मैं सुषमा। आज हमारे परिचर्चा का विषय है वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर जैसी घातक बीमारी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कैंसर के मामले न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कैंसर के रोकथाम के प्रति जागरूकता होना काफी जरूरी है। और इसी विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिवश्री। शी इज अ कंसल्टेंट एंड oncologist in ILS Hospital. Ma'am, we warmly welcome you. Thank you. शुरुआत में ही मैं शिवश्री मैम से ये प्रश्न पूछना चाहूंगी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है और इसे क्यों मनाया जाता है? ओके, तो इंटरनेशनली वर्ल्ड कैंसर डे हर साल फरवरी 4 को मनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट लाया गया है मेनली बाय UICC, दैट इज यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। ये एक संस्था है, एक लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक कैंसर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये इनिशिएट किया है कि वर्ल्ड कैंसर डे हो। एंड मेनली द पर्पस जो आप पूछ रहे हैं, ये मेनली टू इंक्रीज द अवेयरनेस, सभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंसर को कैसे आइडेंटिफाई करें, अर्ली डिटेक्शन के बारे में। और अवेयरनेस रहेगा तभी हम प्रिवेंशन के बारे में सोचेंगे, या कैसे अर्ली डिटेक्ट करने से क्योर रेट्स बढ़ा सकता है। ये सभी जानकारी सभी में अच्छे से हो, इसलिए कैंसर डे मनाया जाता है।
तो ये पहले तो शुरू हुआ था 2000 से शुरू हुआ था एंड इट इज बीइंग कंटिन्यूड फ्रॉम देम ऑनवर्ड्स. जी जी. Ma'am, my question would be, what is the theme of World Cancer Day of 2025? ओके, तो इस साल का थीम ये है कि यूनाइटेड बाय यूनिक. मतलब ये है कि कैंसर जैसी बीमारी जो है, जैसे लोग तो अभी भी डरते हैं, वो वर्ड से ही डरते हैं, तो इट इज लाइक अ बैटल. मतलब एक वॉर की तरह है, जो अगर हो जाता है तो बीमारी के साथ तो लड़ना ही पड़ता है, उसके ट्रीटमेंट के साथ भी लड़ना पड़ता है. साथ ही ये ट्रीटमेंट तो लंबा चलेगा, तो द ड्यूरेशन ऐसा नहीं कि एक हफ्ते या एक महीने का ट्रीटमेंट है. बीमारी के हिसाब से कई महीने चल सकता है, कई बीमारियों में साल भी लग सकते हैं ट्रीटमेंट में. और तो ये फाइनेंशियल इश्यूज होगा, सोशल सपोर्ट होगा, मतलब हर तरह से पेशेंट को लड़ना पड़ता है ये बीमारी के साथ और उसके ट्रीटमेंट के साथ भी. तो ऐसे जो मतलब इतने सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो हर पेशेंट का लड़ाई अलग होती है. तो इस साल का थीम ये है कि हर पेशेंट को हम ये पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट हो. मतलब हमारे ट्रीटमेंट में जो है द सेंटर पॉइंट इज पेशेंट, और हर पेशेंट का जर्नी अलग होता है, उनके खदा अलग होता है, उनके चैलेंजेस अलग होते हैं. तो इन एवरी पेशेंट वी गिव अ सेम इम्पोर्टेंस एंड द केयर एंड ट्राई टू बी अ पेशेंट सेंट्रिक केयर ओरिएंटेड ट्रीटमेंट. जैसा कि मैम आपने कहा कि 2000 से ये वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, तो तब जो उसका उद्देश्य रहा इसे मनाने के पीछे, क्या अब भी 2025 में भी वही सेम उद्देश्य है? या उद्देश्य मतलब अभी तो ये जर्नी तब से शुरू हुआ है. तो पहले जैसे बोला गया था कि अवेयरनेस, पहले कैंसर को जाने, कैंसर क्या है, वो कैसे होता है, इसके लिए हम लाइफस्टाइल में या ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं. नॉर्मल जानकारी, ठीक है, तो जानकारी रहेगी तब जाकर हम ट्रीटमेंट के बारे में, टेस्टिंग के बारे में सोचेंगे. तो इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ है और अभी बहुत आगे पहुंच चुका है. जैसे कि अगर अवेयरनेस के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट, मतलब हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है और एट एन इंडिविजुअल लेवल वी आर एबल टू गिव अ केयर. और इस बीच बहुत सारे चेंजेस, मतलब अवेयरनेस के साथ साथ पेशेंट के, मतलब जैसे कि कुछ देश है जो हाई इनकम कंट्रीज है, लो इनकम कंट्रीज है, मिडिल इनकम कंट्रीज है. तो हर कंट्री का अपना अपना फैक्टर्स होते हैं जिनके जाते हुए ट्रीटमेंट भी फैसिलिटीज जो है हर सोसाइटी में एक ही तरह का नहीं होता है. तो इट ऑल्सो मेनली फोकसेस ऑन क्लोजिंग द गैप. जैसे कि अभी लास्ट ईयर का जो थीम था 22 से 24 तक का जो थीम था, वो क्लोज द गैप. मतलब हर व्यक्ति को जिनको कैंसर होता है सभी को ट्रीटमेंट मिले. ये जो इनइक्वालिटीज जो है, मतलब हायर रिचर सोसाइटी है तो उनको अच्छे ट्रीटमेंट मिले, या जो कोई एफर्ट नहीं कर पाते हैं उनको ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज कम है, तो इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कैसे स्टेप्स ले सकते हैं, ये था लास्ट 3 सालों का थीम. अभी इस साल का थीम जैसे है पेशेंट सेंटर्ड ट्रीटमेंट के बारे में है. तो द मेन फोकस जो है कैंसर के जाते हुए अवेयरनेस भी कैसे क्रिएट करें, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और उसको एट एन इंडिविजुअल लेवल हाउ मच वी कैन गिव अ बेटर केयर. तो सभी तो ट्रीटमेंट और अवेयरनेस के आसपास ही घूमता है, लेकिन जिस जानकारी से जो शुरू हुआ है, जानकारी के साथ साथ डिटेक्शन में, ट्रीटमेंट में और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट में यहाँ तक पहुंच चुका है अभी हमारा. समग्र स्थिति में देखें तो मतलब कैंसर पहले जो उद्देश्य रहा था उससे अभी तक मतलब इतने सालों में बेहतर ही हुआ है. हाँ. Ma'am, my next question would be, are there any common type of cancer you have come across while practicing and while treating your cancer patients, and is there any recent trend you have noticed while treating them? Okay. तो ऑब्वियसली जो कैंसर्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अराउंड 70 to 80% ऑफ द टाइम्स जो कैंसर होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं. कि लोग तो समझते हैं कि जो मेनली जेनेटिक है या कुछ ऐसे ही आ जाता है. नहीं, ऐसे ही नहीं आ जाता है, ये तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है. तो ऑब्वियसली जो लोग जैसे खाना पीना है, उनका काम करने का तरीका है, ये सभी बहुत ही इफेक्ट करते हैं. जैसे कि अब अगर रूरल एरियाज में देखेंगे तो कुछ टाइप के कैंसर्स ज्यादा है,
सिटीज में जाएंगे तो कुछ टाइप के कैंसर्स ज्यादा है। पोल्यूटेंट्स मतलब हम अगर कोई इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ और रिस्क अलग होता है। तो ऑब्वियसली ये ट्रेंड जो है वो इट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट लोकल एरिया एंड व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स दे आर अफेक्टेड, इट विल चेंज। तो अगर हम यहाँ त्रिपुरा में देखेंगे तो यहाँ पर तो मेनली हेड एंड नेक कैंसर्स ज्यादा देखते हैं, और उसके साथ साथ हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स ज्यादा देखते हैं, और गाल ब्लैडर कैंसर्स ये हम ज्यादा देखते हैं। यहाँ पर जो मैं पहले काम करती थी वहां पर गाल ब्लैडर कैंसर इतना कॉमन नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखती हूँ गाल ब्लैडर कैंसर कॉमन है। ये शायद यहाँ के मतलब फूड हैबिट्स के हिसाब से हो सकता है और लाइफस्टाइल के हिसाब से भी हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड जो है वो इट विल डेफिनेटली वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Okay, so we got to know that our environment and our lifestyle plays an important factor in cancer. Yes, definitely. और जैसे कि बहुत ही रिसेंटली हमें मतलब ये पता चला कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो पिक लाइन सिस्टम जो यूज किया जा रहा है त्रिपुरा में पहली बार हुआ, तो क्या पिक लाइन कैंसर रोगियों के उपचार के लिए कुछ अलग भूमिका निभाता है बाकी उपचारों से? डेफिनेटली ये पिक लाइन मतलब पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, क्योंकि जब कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हम कीमोथेरेपी देते हैं वो कभी कभी बहुत दिनों तक ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स है जिनमें कंटिन्यूस 24 आवर्स के लिए जाना पड़ता है कीमो का दवाई, कभी कभी 48 आवर्स कंटिन्यूस जाना पड़ता है, कभी कभी 5 डेज के लिए भी कंटिन्यूस जाना पड़ता है। तो पेशेंट को अगर पिक लाइन मतलब हाथों में ही लाइन लगाएंगे, लेकिन वो लाइन जो है वो सीधा ऊपर तक जाकर हमारे सेंट्रल लाइन से कनेक्टेड होता है। मतलब तो जो सिर्फ ये इतना जो छोटा वाला हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, लेकिन ये तो बहुत अंदर जाएगा ताकि लाइन का जो इश्यूज है मतलब हर टाइम 1-2 दिन में हर बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई कंटिन्यूसली चलेगी, ब्लॉक नहीं होगा। और दवाई बाहर एक्स्ट्रावेसेशन बोलते हैं, अगर लाइन ठीक से नहीं लगाया गया है तो वो जो दवाई है वो पूरे हाथ में मतलब स्प्रेड हो सकता है, ताकि ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहेगा, बाहर ही टिश्यूज में स्प्रेड हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब दवाई ब्लड वेसल के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं होगा और सिर्फ टिश्यूज में ही रह जाएगा, एक तो वैसे काम तो नहीं होगा, और दूसरा लोकल इरिटेशन हो सकता है, लोकल टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, इसका कुछ अलग साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो ये पिक लाइन जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है ट्रीटमेंट में। Ma'am, my next question would be related to genetics. I would like to ask how genetics play a key role in cancer and how early screening about genetics can help in prevention and curing cancer. Okay. So जैसे कि हम बात कर रहे थे, अराउंड 70 to 80% ऑफ द टाइम्स तो जो होता है वो हमारी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स इस पर डिपेंड होता है। तो बाकी अराउंड 15 to 20% ऑफ द केसेस ओनली दे आर जेनेटिकली रिलेटेड। जैसे कि हम देखते हैं कि मेनली ब्रेस्ट कैंसर्स हो, ओवेरियन कैंसर्स हो, कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स है जो फैमिलीज में रन हो सकते हैं। वो जेनेटिक चेंज जो है अगर किसी में है तो उनसे उनके बच्चों को अगर वो ट्रांसफर होगा, तो शायद अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनकी बेटी को वो आने की चांसेस हो सकता है। ऐसे नहीं कि हर किसी को होगा, जैसे मैंने बोला है वे जस्ट 15 to 20% है। अगर 80% या 85% ऑफ द केसेस जो हो रहा है वो स्पोरेडिक मतलब सिर्फ उन्हीं में हो रहा है, लेकिन 15 to 20% में ऐसा हो सकता है कि वो जेनेटिक चेंज की वजह से वो हेरिडिटरी मतलब अगले जनरेशन को भी वो आने का चांसेस है। तो ये जो है कुछ जैसे कि मेनली ओवेरियन कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स और जीआई कैंसर्स जो है, ये कैंसर्स में हम ज्यादातर देखते हैं कि ऐसे होने का चांसेस है। तो अगर ऐसा कुछ है तो पहले हमें ये कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई पेशेंट को, इसका भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकता है, क्योंकि जनरली कैंसर तो एज इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे किसी को भी कैंसर होने का रिस्क हो सकता है। सो जनरली ये बियॉन्ड 50-60 ईयर्स के बाद किसी को हो रहा है तो नॉर्मल है, मतलब वो एज के हिसाब से शायद उनमें वो चेंज आ रही है। लेकिन अगर किसी को बहुत ही कम उम्र में 30-40 ईयर्स में ही अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो तब शायद हमें सोचना पड़ता है कि शायद इनको कुछ जेनेटिक हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे कोई पेशेंट है तो पहले पेशेंट को चेक करते हैं हम कि क्या उनमें वो जेनेटिक चेंज है कि नहीं। अगर पेशेंट में जेनेटिक चेंज होता है
तब जाकर उनके फैमिली मेंबर्स मतलब उनके माताजी या उनके सिस्टर्स या उनके बेटियां कोई है, तो तब हम उनको चेक करते हैं कि क्या उनमें भी वो जीन, जनरली ये जो है BRCA जीन बोलते हैं, BRCA जीन 1 एंड जीन 2, इनसे ही ज्यादातर ये ओवेरियन कैंसर्स और ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। तो अगर पेशेंट में ये जेनेटिक चेंज पाया गया तब जाकर हम उनके फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करते हैं। थैंक यू। मैम, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस कम होती है, पर अगर अवेयरनेस हो भी जाए, जैसे आपने जेनेटिक वाला भी बोला, अगर ये भी लोगों को पता रहे, फिर भी कभी कभार होता है कि इनिशियल स्टेज में हम नहीं कैंसर को पता लगा पाते, पर अगर पता चल जाए तो हम उसको कैसे, मतलब किस लक्षणों से हम पता कर सकते हैं? मतलब तो अगर आप ये पूछ रहे कि कैंसर के लक्षण क्या है, हाँ, लक्षण, तो ये जो है ये वैसे बोले तो शरीर में किसी भी ऑर्गन से कैंसर हो सकती है, राइट? वो हेड से टो तक कोई भी ऑर्गन में कभी भी कैंसर बन सकता है। तो वो ये कहाँ बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में कुछ गार्ड बन सकता है, स्किन चेंजेस हो सकता है, या कुछ डिस्चार्ज हो सकता है निप्पल से, ऐसे। वैसे ही अगर लंग कैंसर है तो खांसी हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कभी कभी मुंह फूल जाता है, पाँव में भी फूलना, ये सभी होता है डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब वो अर्ली कैंसर में कभी ऐसा लक्षण दिखे ये कोई जरूरी नहीं है। जनरली जब कैंसर अर्ली स्टेज में होते हैं उस टाइम पर कोई लक्षण नहीं दिखेगा। जब ये कैंसर बढ़ने लगता है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर स्प्रेड होने लगता है, या आसपास की जगह जो ऑर्गन्स है उस पर प्रेशर डालने लगता है, उस टाइम पर हमें सिम्टम्स दिखने लगता है। तो जब सिम्टम्स दिखेगा तो तब तो मतलब समझना है कि वो ऑलरेडी एडवांस हो रहा है। तो जैसे ऑर्गन के हिसाब से अगर बोलते हैं, अगर पेट का कैंसर है तो इंडाइजेशन हो, एसिडिटी हो, या कभी कभी रेक्टल कैंसर या कोलॉन कैंसर है तो उसमें ब्लीडिंग, मोशन में ब्लीडिंग होना, ये सभी जो लक्षण है जो ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, ऑर्गन के हिसाब से लक्षण दिखेगा। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि ये लक्षण है तो कैंसर होगा, क्योंकि वही सेम लक्षण कुछ और बीमारी है। टीबी में भी वही, मतलब खांसी है, किसी को खांसी है और ब्रेथलेसनेस हो रही है, वो तो टीबी में भी हो सकता है, वो कैंसर लंग कैंसर में भी हो सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या पेशेंट का अगर स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत सालों से रहा है तो डेफिनेटली हमें वो रिस्क फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। वो रिस्क फैक्टर के जाते हुए हमें डेफिनेटली उनको डाउट होना चाहिए कि हाँ, अगर स्मोकिंग है तो शायद हमें एक बार चेक करवाना चाहिए कि क्या ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। तो आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब इनिशियल स्टेज में कैंसर को पहचान पाना तो नामुमकिन ही है, मतलब दैट्स व्हाट। अगर जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर को ही देखते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में अगर इनिशियल स्टेजेस में गार्ड बनेगा तो वो तो बाहर है, हम छू कर देख सकते हैं। छूने पर अगर आप कुछ गार्ड फील कर रहे हैं तो जाकर आप आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसमें अभी भी पॉसिबल है कि स्टेज 1 में भी आप पकड़ लेंगे। अगर जो कैंसर, अगर लंग का कैंसर है, स्टेज 1 में पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा सा गांठ होगा और उससे कोई लक्षण नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं कि इसको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर पाएंगे या अर्ली स्टेज में नहीं कर पाएंगे। अभी तो सिटीज में तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो किसी और प्रॉब्लम, हेल्थ चेकअप होता है, मेडिकल फैसिलिटीज होते हैं उनके ऑफिस में, तो रैंडमली जाकर उनके मेडिकल चेकअप में कुछ अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं कि किडनी में ट्यूमर निकला है, ठीक है, तो तब तो हमने अर्ली स्टेज में ही पकड़ लिया उसे, लेकिन किया किसी और रीजन के लिए, लेकिन अर्ली स्टेज में पकड़ लिया। तो हम ये नहीं बोलेंगे अर्ली स्टेज में देखना नामुमकिन है करके नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप लक्षण दिखना है, लक्षण दिखने की कोई जरूरत नहीं है हर किसी में। जैसा आपने कहा कि ब्रेस्ट में गांठ आ जाने से, तो कभी कभार होता है ना हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी गांठ आती है, हाँ, तो हमें उस गांठ को मतलब नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए, हाँ, तभी हम वो इनिशियल स्टेज को मतलब जानने में, क्योंकि जनरली जो है लड़कियों में जो ग्रोइंग स्टेज में है, अभी जो टीनेज में है अप टू 25-30, तब तक क्या है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कभी कभी गांठ बन सकता है, लेकिन आपको सिर्फ एक बार डॉक्टर को दिखाना है, ये देखना है कि वो नॉर्मल गांठ है या नहीं। तो एक बार तो चेकअप करके बाद में आप जस्ट फॉलोअप में रह सकते हैं। हाँ, मतलब रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है, तभी हम देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने भी बोला कि लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत आम हो चुका है अब, तो एट व्हाट एज शुड वी स्टार्ट कंसल्टिंग अ डॉक्टर ईयरली और डूइंग चेकअप्स अबाउट दैट? ओके,
तो वैसे तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम अलग है, लेकिन लड़कियों में तो बियॉन्ड 18 ईयर्स के बाद हर लड़की को अपना ब्रेस्ट सेल्फ से चेक करना है। ओके, आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, आप टाइप कर लीजिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। मतलब हर लड़की को खुद का ब्रेस्ट कैसे चेक करें, ठीक है। ये जनरली जो है हर महीने में एक बार आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के 1 हफ्ते के बाद आपको करना चाहिए। अगर ये रेगुलरली करेंगे तो आपको अपना ब्रेस्ट टिश्यू क्या है, वो नॉर्मल क्या है, इससे आप यू विल बी मच मोर अवेयर। जब आपको पता चलेगा कि नॉर्मल क्या है, तब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि अबनॉर्मल क्या है। अगर कभी कोई गांठ आ जाएगा आप देखेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा कि ये पहले से था या अभी आया है। लेकिन आप रेगुलरली ब्रेस्ट चेक करते रहेंगे तो अगर कुछ नया ऐसा कुछ डेवलपमेंट आता है या कुछ डिस्चार्ज होता है या स्किन चेंज कुछ होता है, तो अगर रेगुलरली आप जब चेक करते रहेंगे तो जो अबनॉर्मल डेवलप हो रहा है वो आप इजीली पिकअप कर पाएंगे। तो ये जो है एवरी फीमेल बियॉन्ड एज ऑफ 18 ईयर्स ये हर महीने एक बार करना चाहिए। तब मतलब खुद से कैसे चेक करना चाहिए ये आप यूट्यूब में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग के बाद करते हैं कैंसर अर्ली कैसे डिटेक्ट करें, तो जनरली कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से बियॉन्ड 40 to 45 ईयर्स के बाद हर फीमेल को एक बार साल में एक बार मैमोग्राम करवाना चाहिए और ईयरली वंस एक बार क्लिनिकल चेकअप करना चाहिए। तो ये क्लिनिकल चेकअप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जो करवाना होगा वो बियॉन्ड 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज ईयरली वंस, एंड साथ में मैमोग्राम करने चाहिए। मैमोग्राम करेंगे तो अगर छोटा सा लीजन कुछ डेवलप हो रहा है तो उसके हिसाब से हम अर्ली ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो मैम आपकी बातों से ये पता चला कि आफ्टर द एज ऑफ 18 we should do self checkup, self breast examination, yes, every month before our periods and after our periods, one week after your periods. Okay. And after 45 we should do yearly checkup for early detection. ईयरली मैमोग्राम मेनली, मतलब जैसे कि हम एक्सरे करते हैं वैसे ही ब्रेस्ट का एक्सरे है जिसे हम मैमोग्राम बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। तो मैम इन सब चेकअप में जैसे ना बहुत लोग है कि ये सब चेकअप करवाने नहीं जा सकते, मतलब आर्थिक स्थिति भी इसका मतलब कारण हो सकता है या अवेयरनेस ना होना भी एक कारण हो सकता है, पर ज्यादातर ना ये आर्थिक पहलू रहता है लोगों का। तो फिर इसमें मतलब क्या किया जा सकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि वो जाए करे, मतलब सरकार कुछ सुविधा कर सकती है इसमें? अभी तक तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है तो जब हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज है जिसमें ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मतलब अभी तो ये प्रधानमंत्री योजना, सीएम स्कीम, अभी ये सभी स्कीम में तो हमें डेफिनेटली ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली मिल जाता है। लेकिन ये चेकअप के लिए जो है साल में एक बार करना है तो मुझे लगता है कि वो एट एन इंडिविजुअल वो खुद कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अभी तक के लिए ये स्क्रीनिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, वो खुद से ही करना पड़ेगा। अच्छा। और इसी के चलते होता यह है ना कि मतलब सोसाइटी में बहुत सारे कैंसर रिलेटेड मिसकंसेप्शन भी मतलब आ जाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस तो कम है ही है। और अगर जैसा आपने बोला था क्लोज द गैप जो 2024 का थीम रहा था, पर सोसाइटी में मतलब कौन से ऐसे मिसकंसेप्शन है मतलब कैंसर को लेकर, अगर आप बताएंगे तो। क्योंकि ये तो वेरी सैड थिंग दैट अभी भी हम देखते हैं जो कुछ पेशेंट्स हैं जो आते हैं मेनली जब वो हिली एरिया से आते हैं और बहुत ही रूरल एरिया से आते हैं, आज भी कैंसर वर्ड सुनकर लोग घबरा जाते हैं। वो तो हर जगह घबरा जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि कैंसर होना एक पाप है। बिकॉज अभी भी लोग आकर बोलते हैं कि अगर कोई फैमिली में किसी से कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो अभी भी हमने देखा है कि उस फैमिली को आइसोलेट कर लेते हैं बाकी गांव वाले। मानते हैं कि क्या पाप किया है कि उनको कैंसर आ चुका है, ठीक है। उनके साथ बैठना, मिलना, खाना पीना ये सभी तो दूर की बात, उनको आइसोलेट करते हैं। अभी भी हमने देखा है ऐसे केसेस। सो इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू लिसन टू देम, क्योंकि वैसे तो वो बीमारी से लड़ रहे हैं, इतने महीनों सालों के ट्रीटमेंट का खर्चा साथ में, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के लिए लाने के लिए जो घर के अर्निंग मेंबर है उनको अपना काम छोड़कर उनके साथ आना पड़ता है। तो ये सभी चीजें से तो वैसे ही वो लड़ ही रहे हैं। और साथ में जो हमारे कम्युनिटी जो है, साथ आसपास रहने वाले जो है, एटलीस्ट आप हेल्प नहीं कर पाएंगे ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनको ऐसा नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि वो
खुद को ऐसे माने, और इसीलिए वो अगर किसी को कैंसर होने का डाउट भी होता है, ये सभी देखकर लोग आने के लिए भी राजी नहीं है, क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल चला गया और मुझे पता चला कि ये कैंसर कंफर्म हो जाएगा, तब तो लोग मुझे आउटकास्ट कर देंगे। ऐसा है, ठीक है, जैसा है वैसे रहने दे। तो इसी ये सोच से पेशेंट्स आते भी नहीं है एडवांस स्टेज होने तक। तो ऐसे भी हमने देखा है। और कुछ मिसकंसेप्शन, जैसे जब ट्रीटमेंट चलता है तो लोग पूछते हैं क्या हम अपने फैमिली वालों के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, साथ मिलकर रह सकते हैं। ये सभी अब नॉर्मली कर सकते हैं। मतलब कैंसर को एक छुआछूत की बीमारी जैसा बताना हाँ। चाहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से होगा, जैसे कि आपने कहा कि कैंसर होने से लोग सोचते हैं वो एक स्टिग्मा है, कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने पाप किया, जैसा आपने की बोला। क्योंकि ये लिटरली यही वर्ड्स यूज किए हैं जो मेरे पास है। तो हम एज एन इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी, हम उन पेशेंट्स के लिए या उन पेशेंट्स के परिवार के लिए भी हम क्या कर सकते हैं ताकि उनको मतलब ये फील ना हो कि वो लोग अलग पड़ चुके हैं सबसे। हाँ, दैट्स व्हाट, ये तो सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर किसी का, ठीक है। क्योंकि वो हम अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जैसे आप पूछ रहे हैं ना, हम फैमिली को क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें फैमिली को कुछ करना चाहिए, हमें सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए। मतलब वो फैमिली को तो वैसे जो करना है, मेडिकल हेल्प जो है वो डॉक्टर्स दे विल टेक केयर, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में वो रहते हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए ताकि वो दूसरों को ऐसे नहीं देखे। तो दैट्स व्हाई लाइक वी डू मेनी प्रोग्राम्स मेनली इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, क्योंकि ये बात जो है आजकल के जमाने के लोग शायद अच्छे से समझेंगे, ताकि ओल्डर जनरेशन। तो ये जो बात है, ये जो अवेयरनेस है, हर किसी बच्चे को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, जब अभी क्या लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन से डरते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो जानलेवा बीमारी है? डायबिटीज अगर टाइम से आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो किडनी फेल हो जाएगा, डायलिसिस पर चले जाएंगे, राइट। हाइपरटेंशन से भी वो स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन डेड हो जाएंगे। तो ये भी जानलेवा बीमारी, लेकिन लोग नहीं डरते हैं, राइट। कैंसर भी ऐसी ही बीमारी है, अगर आप अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो आप तो पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे। एटलीस्ट हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज हो, अगर आप एक बार जिंदगी में ट्रीटमेंट शुरू किया वो तो लाइफ लॉन्ग चलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कैंसर है, आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे तो कुछ महीने या कुछ टाइम का ट्रीटमेंट है, उसके बाद आप कंप्लीटली नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डिटेक्शन में लेट करेंगे, अर्ली स्टेज में नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या कुछ लोग ऐसे है कर लेते हैं, उनको समझ आती है, लेकिन जैसे मैंने ये सोशल स्टिग्मा से बोला है, वो आती नहीं है। कोई फैमिली से मैं तब तक नहीं आना चाहती जब तक मेरी बेटी की शादी ना हो, मैं जानती थी, लेकिन मेरी बेटी की शादी हो जाए तब मैं आना चाहती थी। सो ऐसे है लोग अभी भी। तो ये सोशल स्टिग्मा जब अगर ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगा तो तब तो हम क्योर नहीं कर पाएंगे। उनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योर नहीं कर पाएंगे, टोटली कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं। ये तो सिर्फ अर्ली स्टेजेस में ही पॉसिबल होगा, स्टेज 4 में पहुंच जाएगा तो नहीं होगा। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम हर किसी को इसके बारे में अवेयरनेस दे। तो ये जैसे कि सिटीज में तो थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन जब हम अपने विलेज जाते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, तो उनको ये जानकारी देना जरूरी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल से होता है, ये बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी देखते हैं तो ये जो पान, गुटखा, तंबाकू, ये सभी जो खाते हैं, मोस्ट ऑफ द डिजीज वो तो उसके वजह से होता है। अगर आप वो कम कर देंगे तो हेड एंड नेक कैंसर्स हो, थ्रोट कैंसर्स हो, इसोफेजियल कैंसर्स, ये बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस बढ़ाने से ना ही उनके खुद का भलाई होगा, वो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर पीपल एंड द सोसाइटी आल्सो विल चेंज। ये जो आपने सोशल स्टिग्मा वाली बात कही, और आप कह रहे थे ना कि आपके पास ही आए थे और जो पेशेंट्स आके बोल रहे थे कि पाप है कैंसर जैसे, तो क्या ये पढ़े लिखे लोग ही है? नहीं, आई मीन पेशेंट के जो बेटे बेटियां हैं वो तो समझते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो तो नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब कि आप कहीं ना कहीं कह रहे कि युवा पीढ़ी जो है वो ज्यादा जागरूक है कैंसर के लिए। हाँ, ओके। और जैसे कि अभी आपने कहा कि शहरों में फिर भी लोग जानते हैं कुछ हद तक कि ये पाप नहीं है, किसी को भी हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से होता है ज्यादातर। तो गाँव में हम क्या कर सकते हैं इस वजह, जैसे कि आपने कहा अवेयरनेस कैंप, तो गाँव में आप
उस अवेयरनेस कैंप को कैसे पहुंचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके? तो दैट्स व्हाट मेनली हम ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में जनरली अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ताकि ये बच्चे जब घर जाकर घर में डिस्कस करें, आप अपने घर में डिस्कस करें, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ। जब कोई अपने बोलते हैं तो वो रिसेप्शन बहुत अच्छा रहता है। जब एज ए थर्ड पर्सन आप जाकर डिस्कस करेंगे तो वो तो खदा ही होगा, दे विल जस्ट इधर लिसन और दे विल नॉट लिसन। बट खुद के घर में ये चर्चा होगी तो तब तो डेफिनेटली लोग सोचेंगे, मानेंगे या ना मानेंगे वो अलग बात, एटलीस्ट सोचना शुरू करेंगे। तो इट हैज टू गो थ्रू मेनली द चिल्ड्रन एंड द यंगर जनरेशन। अगर मतलब जागरूकता की ओर जाना है तो घर से ही शुरुआत करनी होगी। At an individual level we have to start. It's not that एक दिन में ये पूरा सोसाइटी को बदलना वो मुश्किल है, लेकिन हर कोई इतना मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को समझाऊं, ये बस है। Every student can do that. घर से शुरू करेंगे तो समाज भी बदलेगा धीरे धीरे। मैम, इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कहा कि यंगर जनरेशन में भी, यंगर जनरेशन से ही हम इनिशिएटिव वो ले सकते हैं और अपने परिवार को भी सुधार सकते हैं। पर कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब यंगर जनरेशन को भी समझाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो घर में एक चीज देख के आते हैं। जैसे कि आपने कहा, आपके पेशेंट्स ने कहा था कि मतलब मेरी बेटी की शादी हो जाए या ऐसा कुछ, तो फिर वो घर में जो सीख के आए हैं उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम वही जानते हैं कि घर में मम्मी ही पहली टीचर होती है। तो हम जो उनसे सीखते हैं कभी कभी वो फिर से रिवर्स करना, दैट इज व्हाई वी गो टू स्कूल, राइट। घर में सीखते हैं, लेकिन हर किसी का मतलब, जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, अब आप मम्मी के बात शायद सुनते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तो आप यूट्यूब पर ही रहते हैं, राइट। हाँ, तो एटलीस्ट अब किसी और के बात माने या ना माने, हमारा काम है कि हम जाकर ये बताए इसमें कितना सच है या कितना झूठ है, कितना मानना है या कितना ना मानना है, या आप रिसर्च कर लीजिए। आप यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, क्या ये बीमारी छूने से हो सकता है, क्या साथ बैठकर खाने से हो सकता है। नहीं होता है ऐसा, कभी भी नहीं होता है। yes, that you have said true, that जितना भी मम्मी बोल ले, एट द एंड तो वही खुद का चलता है, वही खुद जो सोचेंगे वही होता है। तो वही कि पर्सनली खुद को चेंज करना होगा, खुद में वो अवेयरनेस लाना होगा, तभी दूसरों को चेंज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम, इस अवेयरनेस प्रोग्राम्स वाले चीज तो हो गए, पर उसके अलावा भी कुछ ऐसे कदम हम उठा सकते हैं क्या जिससे कैंसर कम हो सके समाज में? कैंसर कम होने के लिए मेनली इट इज ओनली थ्रू अवेयरनेस। जैसे कि हमने बोला 70 to 80% जो बीमारियां होते हैं वो हमारे लाइफस्टाइल से होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओके, दीज आर द टू थिंग्स। हम कैंसर के रेट कम करना है तो पहले ये चीजों को, ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, राइट। तो आपका अगर ये एडिक्शंस है तो उसको कम करना ही चाहिए। और थर्ड थिंग, फूड, हमारे डाइटरी हैबिट्स। तो जनरली ये तो सिटीज में हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब सुबह से शाम तक सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठते रहते हैं, वही काम होता है। ओबेसिटी, मोटापा इट्स वन ऑफ द थर्ड मोस्ट कॉमन। अगर हम स्मोकिंग या सिगरेट और अल्कोहल उसके बाद देखेंगे तो ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर कैंसर्स रिलेटेड, द ब्रेस्ट कैंसर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर्स, कोलोन कैंसर्स, ये सभी, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अलग होता है। तो हमारा डेस्क जॉब है, ज्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ओबेसिटी बढ़ जाएगी, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाएगी, तो कैंसर होने का रिस्क वैसे ही है। तो कैंसर को कम करना है तो ये अवेयरनेस ही हमें ज्यादा होना चाहिए कि हम अपना लाइफस्टाइल अच्छे से रखें, हमारे खाने पीने पर ध्यान दें। जंक फूड्स, मेनली आजकल के बच्चे बेकरी आइटम्स, ओके, ऑल द केक्स एंड पिज्जाज एंड मैगीज, जो भी है, ये जो फूड हैबिट्स है वो एक स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे। अभी तो सिर्फ आजकल तो हम भी, जैसे अगर हम मदर्स अगर कोई बिजी है ऑफिस के काम से, बच्चों को बोल देते हैं आप कुछ बना लो, मैगी बना लो, नहीं तो बाहर से ला लो। बट ये अगर रेगुलर बेसिस में चलेगा वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैटर करती है। तो अगर ये अवेयरनेस रह जाएगा और अपने खुद का लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो कैंसर के बर्डन वैसे ही कम होना है।
इसी में एक प्रश्न है कि अगर फूड हैबिट्स भी बदल दें और उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइजेस भी अगर कोई करे, उसके बाद भी क्या चांसेस है कैंसर होने के? या क्योंकि कैंसर होने के कई रीजंस है, तो ये देखो जस्ट हम जिसको हम बदल सकते हैं या हम मेनली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करें। लेकिन जैसे देखेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और एट द वर्क ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट कर सकती है। मतलब अगर कोई प्लेसेस अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पर देखेंगे तो स्किन कैंसर्स, मेलानोमा बोलते हैं, वो ज्यादा है। वाई? बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, वहां का रेडिएशन जो एक्सपोजर है। अगर हम देखते हैं कोई सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं या कोल टार फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को ज्यादा तक लंग कैंसर आता है, क्योंकि उनका जो इनहेलेशन जो है डस्ट, ये जो कोल टार, ये सभी इन चीजों की वजह से होता है। पेंटर्स ज्यादा तक पेंटिंग करने वाले होते हैं, उनमें भी वो पेंट का जो केमिकल फ्यूम्स है उनसे भी लंग कैंसर्स और ब्लैडर कैंसर से सभी आने का चांसेस है। वैसे ही मतलब जो काम हम करते हैं उससे भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो चीजें, ये मल्टीफैक्टोरियल है। तो उनको एटलीस्ट हम ज्यादा मतलब टोटली अवॉइड करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम काम छोड़ेंगे। तो उस कंडीशंस में ये वो इंडस्ट्रीज का रेस्पॉन्स, मतलब उनका मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि ईयरली वंस हेल्थ चेकअप उनका करवाए, क्या ये टॉक्सिसिटी होने का कुछ चांसेस है, उसके हिसाब से वो मेजर्स लेंगे। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि आपने यूथ के बारे में बोला कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फास्ट फूड, ये अभी एक ट्रेंड बन चुका है। मतलब यूथ का नाम सुनते ही लोग इससे ही इक्वेट करते हैं कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। क्या आपको ये लगता है कि कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस से पहले हमें ये उनको अवेयरनेस दिलाना चाहिए कि इससे भी कैंसर होता है, क्योंकि लोग नहीं सोचते ये? नो, दैट्स व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ कैंसर अवेयरनेस। मतलब कैंसर अवेयरनेस का मतलब यही है कि कैंसर बीमारी के बारे में बोलना नहीं है, कैंसर किस कारण से हो सकता है। मतलब ये सभी चीजें हमारे फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल और जो भी कुछ रिस्क फैक्टर से ये हो सकता है, ये जानकारी हम लोगों को पहुंचाएंगे तो दैट इटसेल्फ इज अ कैंसर अवेयरनेस। मतलब लाइफस्टाइल जो होना है ये इसी के पार्ट में आ जाएगा। मैम आपको क्या लगता है, मतलब ये अवेयरनेस प्रोग्राम किस हद तक कामयाब रहा है? क्योंकि आजकल आप देखें तो 11-12 साल के लड़के लड़कियां, इवन लड़कियां भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये सब करते, स्कूल जाते हैं, क्लास 7-8 के स्टूडेंट, वो उन्होंने भी आजकल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया। तो ये अवेयरनेस कहाँ तक काम आ रहा है? अवेयरनेस शुरू मतलब ये करना है हमें, क्योंकि जैसे मतलब हम जो करते हैं एज एन इंडिविजुअल, जो हम एक इंस्टीट्यूट या एक हॉस्पिटल या एक ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं चलेगा, ये तो हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप बोल रहे थे हम घर में सुनकर आते हैं, मम्मी जो बोलते हैं वही मानते हैं। वैसे अगर 7-8 क्लासेस के बच्चे हैं तो वो तो नादान है, तो उन लोगों को ये अवेयरनेस मिलेगा तो डेफिनेटली वो सोचेंगे। तो जब तक उन लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि जो वो कर रहे हैं उससे कैंसर हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू करेंगे। तो उन तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि मतलब स्कूल में ये रिलेटेड कि लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एक कोर्स होना चाहिए, या कोई सेमिनार कि महीने में एक बार हो जाए या महीने में 2 बार, स्पेशली उन बढ़ते बच्चों के लिए? मतलब वो लोग तो बहुत गलेबल होते हैं, मतलब जो उनको अभी समझाएंगे वो लोग समझ जाएंगे। तो स्पेशल कोर्स मुझे तो नहीं लगता है इसके लिए स्पेशल कोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक्चुअली अगर हम सोचे तो ये तो हमारा ही लाइफस्टाइल है। मतलब जो हमारा इंडियन लाइफस्टाइल है उसमें तो यही था, आप सुबह उठे, थोड़ा बहुत व्यायाम करे, सूर्य नमस्कार करे, बाद में जाए खाना खाए। खाने में क्या होगा, जो लोकली जो उगता है, ये तो यही था ना कि हमारे यहाँ इस लोकल एरिया में जो उगता है वही खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स जो मिलता है वही खाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा ही था। लेकिन अभी जो इन्फ्लुएंस वेस्टर्न लाइफस्टाइल का जो हमारे ऊपर है उससे ये लोग भूल चुके हैं। तो ये तो कोई कुछ नया चीज नहीं है जी कि हम उन्हें बताए, ये तो पहले से ही था। तो ये थोड़ा बहुत मतलब दैट्स व्हाट, ये फैमिली से, घर से ही शुरू होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि भूल चुके हैं, तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि मतलब क्या महीने में एक आध बार, जैसे बच्चों को समझाना बहुत इजी है, उनको समझा सकते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसे तो बट आई थिंक
ये तो हर कोई करिकुलम में होगा, मतलब आपको फ्रेश फ्रूट्स खाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सभी तो आपके बुक्स में भी है। लिखा होने के बाद भी बच्चे, हाँ वही लिखा, सिर्फ लिखा नहीं होता है, टीचर्स तो क्लास लेते भी है, तो और आप एक्स्ट्रा उसके बारे में, मतलब कभी कभी एक बार हम जाकर बोलते हैं वो ठीक है, लेकिन वो जो ऑलरेडी उनके बुक सिलेबस में है और टीचर्स रोज पढ़ाते हैं, तो आप एक्स्ट्रा क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है कितनी दफा होना चाहिए, मतलब कार्यक्रम, ये प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहिए स्कूल में? इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इट डिपेंड्स। कुछ स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि दे आर वेरी नाइस, उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ स्कूल में हम देखते हैं कि इन लोगों को और टाइम लगेगा समझने में, तो ये तो अपने लोकेलिटी के हिसाब से, लोकल मतलब उनका इन्फ्लुएंस कितना है बाहर चीजों से, तो ये तो इट हैज टू बी टेकन एट एवरी इंडिविजुअल लेवल और दैट सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि हाँ साल में एक बार होना चाहिए या महीने में एक बार होना चाहिए या 2 बार होना चाहिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो हमको समझना पड़ेगा, उनके टीचर्स जो है। जैसे गांव का लाइफस्टाइल और शहरी जीवन का लाइफस्टाइल दोनों ही बहुत अलग है, तो कहाँ पर ज्यादा ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में? अवेयरनेस वैसे तो हर जगह पर होना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जानकारी कम है वहां पर देना चाहिए। एटलीस्ट शहरों में तो लोग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ ज्यादातर पढ़ते हैं स्कूल में, एटलीस्ट दे गेट अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर गाँव में लोग इतने ज्यादा स्कूल नहीं जाते हैं या जाते भी है तो इतना जानकारी नहीं है, वहां पर होना चाहिए। तो आपके बातों से पता चला कि ये एरिया स्पेसिफिक या सोसाइटी स्पेसिफिक अवेयरनेस, हमारे लोकल कंडीशंस कैसे है उसके हिसाब से हमें मॉडिफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही रूल लगाएंगे और ये रूल हर जगह पर लागू होगा, ऐसा नहीं है। हमारे लोकल कंडीशंस के हिसाब से हमें मॉडिफाई करते जाना है। तो ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है कल, तो इसका असर हमारे भारत पे कैसे पड़ता है? विश्व, ये तो पेरिस में शुरू हुआ, तो भारत में नहीं, ये एक्चुअली मतलब ये बनाया गया था, वो जो है स्विट्जरलैंड में है उसका सोसाइटी, बट ये हर किसी के लिए है। ओके ओके, इट्स नॉट ओनली फॉर इंडिया, इट इज फॉर इट्स एन इंटरनेशनल कैंसर वर्ल्ड वाइड। हाँ ओके ओके, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवश्री मैम आपका, हमें कैंसर के प्रति जागरूक होने में शिक्षित किया आज मैम ने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मुझे बड़ा दर्द होता है, हम 40-50 साल लेट हैं, जो काम 40-50 साल पहले हो जाने चाहिए, और इसलिए ये साल जब 2014 से देश की जनता ने हमको सेवा का अवसर दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा युवाओं पर फोकस किया। हमें युवाओं की आकांक्षाओं